मित्रों नमस्कार। मैं विजय के तिवारी बोल रहा हूँ। आज मैं आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प का मतलब समझाऊंगा, जो कि आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी के दस्तावेज पर नॉन जुडिशियल स्टैम्प लगा हुआ है, उस प्रॉपर्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उस पर कोई दावा भी नहीं ठोक सकता है, और ना तो उसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का जजमेंट दे सकती है। अब मैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि सारे जितने भी आपके कानून बने हैं वो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो स्टाम्प ड्यूटी कानून 1899 का है, जो आज भी वैसा ही कि वैसा संविधान में उसको शामिल किया गया है। इस कानून का और संविधान का अनुच्छेद 131 आप पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है, यानी जो न्याय के क्षेत्र है, उसका पूरा वर्णन दिया गया है। और उसके पैरा 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायालीन अधिकार नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। जो घर में बहुत से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे आपके औजार हैं, बहुत से आपके वाद्य यंत्र हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब दो प्रकार का होता है। एक तो जो रिटेन में दस्तावेज होता है वो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, करार कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है, ट्रीटी या संधि कहलाता है। तो वो जो दस्तावेज होते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो जब 500-600 स्टेट्स जो आपकी हिंदुस्तान में मर्ज हुई और कश्मीर भी मर्ज हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता, उसको कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे मकान है, दुकान है या खेत खलिहान है, तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र होती है। तो उस प्रॉपर्टी पर आपको हिंदी में तो कहते हैं कि मालिकाना हक मिल गया। तो मालिकाना हक आपको केवल उस मकान के ऊपर मिलता है जो आपने खरीदा है या बनवाया है, लेकिन जो प्लाट जो रहता है, जो ज़मीन जो रहती है, वो तो सरकार की रहती है। और सरकार चूँकि आपको ट्रांसफ़र करती है तो सरकार को आपको ड्यूटी देना पड़ती है। जैसे आपने 1 करोड़ का कोई प्लाट खरीदा तो उस पर आप 1 करोड़ पे 10 लाख के लगभग आपने ड्यूटी दे दी, यानी सरकार को उपहार दे दिया। तो सरकार ने वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी कि भाई इसके ऊपर आप मकान बना लीजिए, रहिए, और आप भी इसको किसी के नाम पर ट्रांसफ़र, आपके बच्चों के नाम पर आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। लेकिन इस धरती के ऊपर आपका अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि धरती जो है, धरती पूरी की पूरी स्टेट कहलाती है। इसके ऊपर जितने भी वन हैं, नदियां हैं, ऊपर का क्षेत्र भी, वायुमंडल भी है, और जो लोग हम लोग रहते हैं वो सब सरकार की प्रॉपर्टी है। तो ये जो लोगों को मालूम होता नहीं है
और सीधे किसी भी झगड़े में वकील के पास चले जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, पेशी पे पेशी पड़ती है, झगड़े शुरू होते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर संविधान की धारा 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम पर, नागरिक के नाम पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, जो ज़मीन सहित ट्रांसफ़र होती है, वो उसके नाम पर हो जाती है। मतलब वो उसको भी लीज पर दे सकता है, उसको बेच, हिंदी में कह सकते हैं बेच सकता है, अपने वारिसों को नाम कर सकता है और किसी को गिफ्ट भी कर सकता है। तो लेकिन गिफ्ट जब या किसी के नाम आप जब करते हैं तो उसके नाम पर स्टाम्प लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने किसी को अपना मकान किराए पे दिया तो जो किराएदार होगा उसको उस मकान की कीमत के अनुसार, उसकी जो ज़मीन उसका जो है उसके अनुसार उसको उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी मतलब मैंने सरकार की ज़मीन है, सरकार को पैसा देना पड़ेगा और वो पक्का हो जाता है। और 11 महीने के बाद भी अगर वो चालू रहता है 4 साल 5 साल तो उसमें लिखित में देना पड़ता है उसको। तो ये स्टाम्प ड्यूटी का मतलब होता है। अब होता क्या है साहब कि जिन लोगों के पास स्टाम्प ड्यूटी का दस्तावेज लगा हुआ है वो तो उसके ऊपर उसका पूर्ण अधिकार होता है, फिर उसके ऊपर कोर्ट भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब जैसे आजकल वक्फ बोर्ड का काम चल रहा है, वक्फ वाले कहते हैं कि साहब ये ज़मीन तो हमारी है, हमारा मालिकाना हक। अगर आपका मालिकाना हक कहाँ से आ गया? बोर्ड या मंदिर, मस्जिद या कोई भी आपका धर्मार्थ की कोई भी वस्तु हो या बुजुर्गों का रहने की जगह हो, कब्रिस्तान हो, स्मशान घाट हो, या कोई भी जो बेचारे जिसको कहना चाहिए कि गरीब बच्चों के लिए रहने खाने की जगह, उसको सरकार मुफ्त में दे देती है, यानी उस पर कोई स्टाम्प नहीं लगता है, उसके ऊपर पूरा सरकार का अधिकार रहता है। उसी तरह वक्फ की जो भी ज़मीन संपत्ति जो कहते हैं उसके ऊपर पूरा सरकार का अधिकार है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबके ऊपर सरकार का अधिकार रहता है, यानी कलेक्टर का अधिकार रहता है। सरकार उस पर उसको आप बेच भी नहीं सकते। तो जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर स्टाम्प नहीं लगा है, जिनके दस्तावेजों के ऊपर, वो सब सरकार के संपत्ति हैं, सरकार के अधीन है। अब आपको टीवी चैनलों पर यह बताया जाता है कि साहब सबसे ज़्यादा ज़मीन मिलिट्री या आपकी आर्मी के पास है, फिर रेलवे के पास है, फिर आपका वक्फ बोर्ड के पास है। ये सब आपको भ्रमित करते हैं। ये सब, इनके ऊपर ना तो कोई स्टाम्प लगता है, ये सब सरकार के अधीन रहते हैं। एक बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जिस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टाम्प नहीं है वो सरकारी संपत्ति है, और जिसके पास लगा है वो बिल्कुल कंप्लीटली उस व्यक्ति या दो व्यक्तियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अधीन रहती है। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया और उस बैंक के लोन पर आपकी जो भी शर्तें हैं लिखी हुई उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लग गई। अब मान लीजिए आपने उन शर्तों को पूरा नहीं किया तो बैंक आपका उसकी जो भी संपत्ति जो उसने गारंटी दी है उसको कुर्क करा देगी।
वो कोर्ट में जाने के लायक नहीं रहेगा। उसी तरह जब आप बैंक में एफडी कराते हैं तो एफडी कराने में बैंक का फ़ायदा ज़्यादा होता है। आपको 8% देगा, 7% देगा, 8% देगा बैंक, लेकिन बैंक उस पैसे को 10-12% में दूसरे को कर्ज में देगा, तो बैंक फ़ायदे में रहेगा। तो बैंक को भी स्टाम्प ड्यूटी लगाना चाहिए, लेकिन बैंक स्टाम्प ड्यूटी नहीं देता सरकार को। तो हमारे यहाँ ये इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं, कि स्टाम्प ड्यूटी का मतलब लोग नहीं समझते। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टाम्प होता क्या है। जब 1899 में स्टाम्प बना तो उस स्टाम्प पर वहाँ के किंग जॉर्ज का या ब्रिटेन के राजा का फोटो लगा रहता था, छपा रहता था। और ये कानून का नियम है कि कानून राजा के ऊपर नहीं लगता, रूलर के ऊपर नहीं लगता है कोई भी कानून। अब जब आपका देश स्वतंत्र हो गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कानून नहीं लगेगा और ना ही राज्यपाल या गवर्नर के ऊपर कानून लगेगा। यानी इनके ऊपर कोई भी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी फैसला नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है, उसको माने या ना माने। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई भी लागू नहीं कर सकता, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि अभी जो वक्फ का कानून सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रहा, अंतरिम चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हिंदुस्तान के सारे ज़िलों के कलेक्टर को कि आप जो है वक्फ की संपत्ति पर कोई निर्णय नहीं लें। तो ये सलाह किसको दी उन्होंने? प्रांतों के, प्रदेश के, राज्यों के गवर्नर को दी है, जिसका प्रतिनिधि कलेक्टर होता है। तो आप कलेक्टर किसी भी शासनाध्यक्ष, गवर्नर, राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकते। हाँ, सलाह दे सकते हैं कि भाई आप चाहें तो इसको रोक सकते हैं वक्फ की संपत्ति को, या चाहें तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप उसको आदेश नहीं दे सकते। उसी तरह जो आपका इलेक्शन कमीशन है, कमीशन का मतलब होता है कि खुद प्रेसिडेंट उस पर बैठा हुआ है। तो जब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है, जो आधार कार्ड है उसको भी शामिल कीजिए, तो ये कमीशन का अपना खुद का निर्णय होगा, करे या ना करे, क्योंकि कमीशन सीधा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर लागू नहीं होता है, केवल वो सलाह दे सकते हैं, अब ये माने या ना माने। तो जो स्टाम्प का मतलब ये होता है कि जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो स्टाम्प कहलाते हैं और उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। अभी हाल ही एक हाईकोर्ट का मुकदमा हुआ जिसमें पृथ्वी इंफ्रास्ट्रक्चर को देवास में 15 साल की लीज पर ज़मीन दी गई और किसी कारण से वहाँ के खनिज विभाग के डायरेक्टर ने उसको कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल नहीं कर सकता विभाग, क्योंकि वो तो गवर्नर, राज्यपाल ने दी है, उसके नाम से कलेक्टर ने दी है। लेकिन वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ मैंने अपना निर्णय दे दिया। तो इस तरह के घपले हमेशा होते रहते हैं। तो ये बहुमूल्य सुझाव मैं आप सभी को दे रहा हूँ
और इतना बहुमूल्य सुझाव आपको कोई नहीं देगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तब भी आपको लोग भ्रमित करेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन में आप दे सकते हैं इसको आप दीजिए। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। या आपको कोई भी अगर सलाह लेना है तो आप मुझसे लीजिए। मैंने इसमें 20 साल तक रिसर्च की है और आपको बिल्कुल करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।